साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज हम जो है करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं और जनवरी 2024 की ये जो करंट अफेयर की तीसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, तीसरी क्लास है। दो क्लास हमने पहले कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो दो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने अलग से बना रखी है, राजस्थान करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे जनवरी की दो क्लास मिल जाएगी, उसके अलावा भी आपको जो है मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। हम हमारे जो है आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करके हम देखेंगे कि आज जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी वाली जो है हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। साइंस टेक का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा जो पिछली क्लास में थोड़ा सा रह गया था 2 पेज का, तो वो उसको पहले कर लेते हैं। उसके बाद जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी पे सीधे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा, आपको पता है कि जो जयपुर के अंदर जो है इसका वो हुआ था, और ये राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला पहला राज्य है पूरे देश के अंदर। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला पहला राज्य है पूरे देश के अंदर। अच्छा, आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने वहां पे डाल दी है, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा ने देश में प्रथम राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक लेके आए थे, 2018 पारित किया गया था। ठीक है, आगे देखो, आगे है 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। ये मुंबई में जनवरी 2024 में आयोजित हुआ था। जनवरी 2024 में मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। ये इसमें जो है विधायी निकायों विधानसभा के सचिवों का 60वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी साहब और विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने भाग लिया था। मतलब मुंबई में ये जो है पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें आपके राजस्थान से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और आपके प्रमुख कैबिनेट सचिव जो है हमारे महावीर प्रसाद शर्मा ने भाग लिया था। ठीक है, आगे देखो, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 की हम बात करें तो ये जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। आगे देखो, सांभर उत्सव, सांभर उत्सव राजस्थान पर्यटन विभाग और सांभर द्वारा सांभर में 26 से 28 जनवरी तक आयोजित किया गया। इसमें पर्यटकों हेतु ट्रेन से बर्ड वॉचिंग, सॉल्ट लेक विजिट एवं नमक निकालने की प्रक्रिया को देखने के लिए एक ट्रेन चलाई गई थी। और सांभर में जो आपको पता है नमक की जो है झील है सांभर राजस्थान के अंदर, तो ये जो ट्रेन है इसमें जो है बर्ड, सांभर में आपको पता है बहुत सारे जो है पक्षी भी यहाँ पे आते हैं विचरण करने के लिए, और यहाँ पे जो नमक की झील है वो उन पक्षियों को देखने के लिए, नमक निकालने की प्रक्रिया है, वो सारी चीजों के लिए एक ट्रेन की व्यवस्था करी गई थी और सांभर उत्सव का आयोजन किया गया था। सुधांशु पंत साहब की हम बात करें तो राजस्थान के प्रमुख नए सचिव हैं, और ये है जो उषा शर्मा जी का इन्होंने स्थान लिया है। सुधांशु पंत राजस्थान के जो है मुख्य सचिव हैं। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। आपको पता होगा कि राजस्थान में या कोई भी राज्य का प्रमुख सचिव जो होता है प्रशासनिक अधिकारियों का सर्वेसर्वा होता है। मंत्रिमंडलीय सचिव या कैबिनेट सचिव जो होता है वो देश का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। मंत्रिमंडलीय सचिव या कैबिनेट सचिव देश के पूरे देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव। और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। मुख्य सचिव की हम बात करें तो मुख्य सचिव राज्य सचिवालय, राज्य भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सिविल सेवा बोर्ड का पदेन प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रशासनिक वाले चैप्टर में हमारे जो पॉलिटिकल है इंडियन राजस्थान पॉलिटी, वहां पर सचिवालय का जो है एक चैप्टर दिया हुआ है, तो वहां पर ये पूछा जा सकता है कि मुख्य सचिव जो है किस पद पर रहता है। तो मुख्य सचिव का ध्यान रखना कि प्रमुख जो मुख्य सचिव है राज्य सचिवालय, राज्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सिविल सेवा बोर्ड का क्या होता है? पदेन प्रमुख होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से संबंधित सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। सभी मुद्दों पर क्या होता है? मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है, और ये जो ये नियुक्ति है उसके संबंध में केंद्र सरकार की राय
ले सकते हैं, लेकिन परामर्श अनिवार्य नहीं है। मान लो केंद्र सरकार ने कोई राय दे दी कि इनको मुख्य सचिव नियुक्त करो, तो राज्य सरकार के ऊपर है, मुख्यमंत्री के ऊपर है कि वो उस राय को माने या नहीं माने। ठीक है। मुख्य सचिव का जो चयन है वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और मुख्यमंत्री की पसंद के आधार पर होता है। ये आपके नियमों में लिखा हुआ है। वरिष्ठता देखी जाएगी, उसका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाएगा, और मुख्यमंत्री को अगर लगता है कि ये काबिल है तो उसको जो है चुन लिया जाएगा। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे के राधा कृष्णन साहब। के राधा कृष्णन साहब राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे, और पहली महिला मुख्य सचिव थी कुशल सिंह। पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह। ध्यान रखना, एक चीज के साथ हम करंट अफेयर के साथ साथ जो है हमारा पॉलिटी वाला पार्ट भी कवर करते जा रहे हैं। यही हमारा करंट अफेयर का क्या रहा है, पैटर्न रहा है। तो इस पैटर्न के साथ में हम काम कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में बहुत फायदा आपको पहुंचने वाला है। देखो, करंट अफेयर एक एक वन लाइनर भी आपको दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर इस तरह से पढ़ा जाए कि हमारा जो है बेसिक नॉलेज भी कवर साथ में होता जाए। तो ध्यान रखना, राजस्थान की पहली मुख्य सचिव महिला, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह। और राजस्थान में अभी तक 2 महिला मुख्य सचिव हुई है। पहली तो मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह, और दूसरी रही थी उषा शर्मा जी। उषा शर्मा जी का ही स्थान आपके सुधांशु पंत साहब ने लिया है। तो अभी तक राजस्थान में 2 महिला मुख्य सचिव हो चुकी है। पहले मुख्य सचिव कौन थे? के राधा कृष्णन। ठीक है। आगे देखो, श्री एन एल टिब्रेवाल, इनका हाल ही में निधन हुआ है, टिब्रेवाल साहब का। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, और साथ ही साथ राज्य के पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये जो टिब्रेवाल साहब हैं, तो आपके राज्यपाल भी रह चुके हैं कार्यवाहक, और कार्यवाहक जो है मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। श्री हरिशंकर भावड़ा की हम बात करें तो 25 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया है, और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं ये, और राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। श्री हरिशंकर भावड़ा वर्ष 1978 से राज्यसभा के सांसद बने थे। ये 8वीं 9वीं 10वीं लगातार जो विधानसभा में चुनाव हुए हैं उसमें रतनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से क्या रहे हैं? विधायक भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और विधायक भी ये रहे हैं। ठीक है। और विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे थे ये 9वीं और 10वीं विधानसभा के अंदर रहे थे 1990 से 94 के दौरान। और 6 अक्टूबर 1994 को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी नियुक्त किए गए। तो हरिशंकर भावड़ा जी का जो है ध्यान रखना कि ये जो है राजस्थान के वित्त मंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और साथ ही साथ ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बाबूलाल कटारा की हम बात करें तो आरपीएससी के ये सदस्य थे, और इनको लोकसभा आयोग के सदस्य रहे थे। इन्हें हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया है। बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कदाचार के आधार पर सस्पेंड किया गया है। अब मैं यहाँ पे हर बार की तरह एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न है कि आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है। इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो क्या है? तो आरपीएससी से रिलेटेड आपको कमेंट में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद जो है आपके आरपीएससी से संबंधित सभी प्रश्न सामने आ जाएंगे। आगे देखो, 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था, और ये आयोजन जो है राजभवन जयपुर में किया गया। ये नेहरू युवा केंद्र द्वारा केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। किस किस के सहयोग से? खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय। दूसरा युवा कार्यक्रम वह केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय गृह मंत्रालय के सहयोग से ये जो है आयोजन किया गया। राजस्थान के अंदर जयपुर है, जयपुर में राजभवन में इसका आयोजन किया गया। 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में देश के 8 राज्यों से 25 चयनित जिलों के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ाने और उन्हें लोगों की सांस्कृतिक और लोकाचार, भाषा, जीवन शैली में समझने के उद्देश्य से ये आयोजन करवाया गया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि आयोजन कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ था। आगे देखो, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की हम बात करते हैं तो 30 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में इसका जो है कुष्ठ
रोग अभियान, जागरूकता अभियान का संचालन किया गया, क्योंकि 30 जनवरी को आपको पता है कि कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। ग्राम सभाओं में सरपंच द्वारा ग्राम सभाओं के सदस्यों से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास करने की अपील की गई है। इसकी जो थीम है वो थी कलंक मिटाए गरिमा अपनाए, कलंक मिटाए गरिमा अपनाए, इसकी क्या थी, थीम थी। तीसरा, भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन, जो कि सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच में राजस्थान के अंदर कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। यह सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट व श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय व सब्जी विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली, मतलब 3 इसमें क्या है, संस्थान है। सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट, दूसरी है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, और तीसरी सब्जी विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित की गई थी। तो कहाँ आयोजित हुई थी, जयपुर में, और कौन कौन ने आयोजित की थी ये ध्यान रखना। साइबर सुरक्षा हैकाथॉन जो है जयपुर में आयोजित हुई है, और जिसमें साइबर सुरक्षा से संबंधित जो है जानकारियां जो है दी गई थी, राजस्थान पुलिस द्वारा ये आयोजित की गई थी, साइबर सुरक्षा हैकाथॉन, ठीक है। मास्टर्स ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम की हम बात करें तो राजस्थान में नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए 22 जनवरी 2024 को जो है मास्टर ट्रेनर्स लॉन्च किया गया है। ये राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की नई पहल है। इसमें शासन सचिव के मार्गदर्शन में राज्य स्तर पर स्टेट रिसोर्स ग्रुप के 11 सदस्यों द्वारा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है। इस ग्रुप में के सदस्यों द्वारा 3 चरणों में 450 मास्टर ट्रेनर्स को 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मास्टर ट्रेनर्स का जो है प्रशिक्षण देने के लिए ये सारी चीजें की गई है। जो भी राजस्थान में नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अनुप्रति कोचिंग योजना जो है यह ऐप राज्य के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा अब अभ्यर्थी स्वयं के मोबाइल से कहीं भी व कहीं से भी आवेदन कर सकता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ से जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी आरएस के अंदर भी जो है प्रश्न आते हैं। तो हमें जो है हमें बेसिक नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर को कवर करना है। देखो, जापान द्वारा चंद्रमा पे उतरने वाला, जापान जो है चंद्रमा पे उतरने वाला कौन सा देश बना है, 5वां। इससे पहले 4 देश उतर चुके हैं। वो कौन कौन से देश हैं, वो है देखो, पहला नंबर पे है रसिया, जिसे अभी हाल ही में रूस कहते हैं। जब ये उतरा था उसी का नाम सोवियत संघ था। उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, चीन उतर चुका है, और हमारा भारत भी उतर चुका है। और भारत उतर चुका है, भारत के बाद जो है भारत चौथा देश था। तो अभी 5वां देश कौन है, जापान। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा व स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून चंद्रमा की सतह पर उतरा। इस लैंडर को इसकी अत्यंत सटीक लैंडिंग परिशुद्धता के लिए मून स्नाइपर का उपनाम भी दिया गया है। विजय राघव पैनल की हम बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के कार्यों की समीक्षा के लिए 2023 में भारत सरकार द्वारा विजय राघव पैनल की स्थापना की गई है। इस पैनल के अंदर कुछ सुझाव दिए गए हैं, और सुझाव है कि रक्षा मंत्रालय के तहत एक अलग विभाग होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। प्रस्तावित विभाग का एक अध्यक्ष एक टेक्नोक्रेट होगा। विभाग रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद के सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा। पैनल द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, और रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। तो ध्यान रखना, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके क्या होंगे, इसके उपाध्यक्ष होंगे। डिफेंस ऑफ स्टाफ की एक अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति बनाने का भी इसमें प्रस्ताव दिया गया है। विजय राघव पैनल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि किससे रिलेटेड है, क्यों है, क्या है, सारी चीजें इसमें बताई हुई है। थोड़ी सी डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है समीर वी कामत साहब। वर्तमान में जो अध्यक्ष है समीर वी कामत साहब इसके क्या है, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। आगे देखो, ऑपरेशन सर्वशक्ति।
ऑपरेशन सर्वशक्ति की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के राजौरी पूंछ सेक्टर में भारतीय सेना द्वारा ये आतंकवादियों के विरुद्ध लॉन्च किया गया क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन सर्प विनाश की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकवादी विरोधी अभियान है। भारतीय सेना ने अप्रैल 2003 में इस ऑपरेशन को शुरू किया था। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संदर्भ फ्रेमवर्क की हम बात करें तो ये एक ऐसी नीति है जो मौजूदा कानूनों, नीतियों और दिशा निर्देशों के आधार पर साइबर सुरक्षा के लिए भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है। यह रूपरेखा राष्ट्रीय संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र द्वारा तैयार की गई है, जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के समर्थन में प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक ऐसी नीति है जो मौजूदा कानूनों और नीतियों को गाइडलाइन के आधार पर साइबर सुरक्षा के लिए भूमिकाओं की और जिम्मेदारी को स्पष्ट करती है। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए एक साइबर सुरक्षाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक क्या है, फ्रेमवर्क जो है रखा गया है। और फ्रेमवर्क जो है जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए इसके लिए मसौदा तैयार करना, कानूनों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना, ठीक है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का ये स्थान लेगा। जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है 2013, इसका जो है इस्तेमाल क्या लेगा, स्थान लेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र भारत में साइबर सुरक्षा और ई निगरानी एजेंसी है, जिसका उद्देश्य क्या है कि संचार मेटा डेटा की स्क्रीन करना और अन्य एजेंसियों की खुफिया एजेंसियां एकत्र करना और गतिविधियों का समन्वय करना इसका उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र की हम बात करें तो इसका ध्यान में आपको रखना है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक की हम बात करें तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत कार्य करता है। साइबर सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण महत्व के मामलों पर केंद्रीय स्तर की एजेंसियों के साथ समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख कार्य संचार मेटा डेटा की निगरानी करना, जो संभावित साइबर अपराध के मामलों की जांच के लिए कानून परिवर्तन एजेंसियों को आवश्यक इनपुट प्रदान करता है। भारत का एक्सपोसैट मिशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको गोला कर लो या इंपॉर्टेंट लिख लो। एक्सपोसैट मिशन की हम बात करें, ये भारत का जो है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला पोलारिमेट्री मिशन एक्सरे पोलोमेट्री, कैसे अजीब अजीब नाम है, पोलोरिमेट्री मिशन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट 650 किलोमीटर की सटीक गोलाकार कक्षा में स्थापित किया है। किसने किया है? इसरो ने किया है एक्सपोसैट मिशन। एक्सपोसैट का मतलब क्या है कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसैट दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमेट्री माप बनाने के लिए है। एक्सपोसैट ये है, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है कि भारत का पहला मिशन है जो कि मध्यम आवर्ती बैंड के चमकीले खगोलीय स्रोतों से निकलने वाली एक्सरे विश्लेषण, मतलब एक्सरे किरणों का, मतलब एक्स जो किरणें होती है उनका क्या करेगा, अध्ययन करेगा, विश्लेषण करेगा। इसमें 2 पेलोड हैं, जिसमें एक का नाम है, तो पेलोड मतलब जो इसके साथ में सामान गया है, सामग्री गई है। तो इसमें क्या है, एक्सरे पोलारीमीटर जिसका नाम पोलिक्स दिया गया है। दूसरा है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइमिंग जिसका नाम एक्ससेप्ट दिया गया है। ठीक है, इसकी अनुमानित अवधि मिशन की है 5 साल। ये जब कार्य करेगा तो जब मैग्नेटर और न्यूट्रॉन तारे पृथ्वी की छाया से गुजर रहे हों तो ध्रुवीकृत एक्सरे उत्सर्जित करने वाले स्रोतों की निगरानी करेगा। जैसे ग्रहण अवधि के दौरान जो होती है ना, ग्रहण अवधि के दौरान जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उसके दौरान जो सारी चीजें होती हैं तो किस तरह से ये चीजें होती हैं, नहीं होती है, तो हमें इतना ही ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट क्या है, एक उपग्रह आधारित मिशन है। वैश्विक स्तर पर एक्सरे प्रयोग का मिशन की हम बात करें तो नासा और उसके सहयोगी HX पोल और HX कैलिबर बैलून आधारित और अल्प अवधि के मिशन है। एस्ट्रोसॉट की हम बात करें तो दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला खगोल विज्ञान आधारित अंतरिक्ष मिशन है। इसके द्वारा एक्सरे स्रोतों की टाइमिंग और ब्रॉडबैंड स्टेटोस्कोपी की गई थी, लेकिन ध्रुवीकरण का अध्ययन नहीं किया गया। एक और मिशन है वो है इमेजिंग एक्सरे पोलोमेट्री एक्सप्लोरर। ये 2021 के अंदर जो है
नासा ने एक्सरे ध्रुवीकरण मापन को संचालित और निष्पादन के लिए इमेजिंग एक्सरे पोलोमेट्री एक्सप्लोरर लॉन्च किया था। तो मतलब एक्सरे से संबंधित जो मिशन है वो उनके बारे में डिटेल दी गई है। तो हमें तो केवल एक्सपोर्ट का ध्यान रखना है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ये जरूर हमें ध्यान में होना जरूरी है कि अन्य कौन कौन से मिशन है। तो एक्सपोल, एक्स्ट्रोसैट और इमेजिंग एक्सरे पोलोमेट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, आगे देखो, भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हुआ है। इसरो ने हाल ही में गहरे अंतरिक्ष में एक्सरे और ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला लॉन्च की है, जो महाराष्ट्र में लीगो के तीसरे नोड का निर्माण किया जा रहा है। भारत के वैज्ञानिक दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्वी का क्या होंगे, हिस्सा होंगे। तो दुनिया में भारत सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोपी परियोजना में शामिल हुआ है। आखिर ये है क्या? तो ये क्या है? SKAO। SKAO का मतलब है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जेक्ट्री। स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जेक्ट्री ये क्या है? एकल दूरबीन न होकर हजारों एंटीना की एक क्या है, श्रृंखला है, जिसे दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दूरस्थ रेडियो साइलेंट स्थानों से स्थापित किया जाएगा। ये खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण और अध्ययन करेगी। तो रेडियो टेलीस्कोपी क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि रेडियो टेलीस्कोपी होती है दोस्तों, ये एक ऐसे उपकरण होते हैं जो स्पेस में रेडियो किरणों को एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, और रेडियो टेलीस्कोपी का उपयोग खगोल विज्ञान में किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोपी से खगोलविद अंतरिक्ष में मौजूदा खगोल पिंडों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके 3 घटक होते हैं। तो रेडियो टेलीस्कोपी की हम बात करें तो इसके 3 घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रेडियो तरंगों को एकत्रित करने के लिए आकाश की ओर निर्देशित एक एंटीना। दूसरा है कमजोर रेडियो सिग्नल को मापने के लिए योग्य बनाने के लिए एक रिसीवर होता है और एक एम्पलीफायर होता है। सिग्नल का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रिकॉर्डर होता है। एक तो एंटीना होता है, सबसे बड़ी बात तो हम बात करें तो एक तो होता है एंटीना। ठीक है, एंटीना होता है रिसीव करने के लिए, एक जो है ना रिसीवर हो गया, एक एंटीना होता है सिग्नल को प्राप्त करने के लिए, एक रिसीवर हो गया। रिसीवर के साथ क्या होता है? एक एम्पलीफायर होता है, मतलब जो भी किरणें ढंग से नहीं आ रही उनको एम्पलीफायर मतलब सुधार करके वापस से लेके आना। एक होता है रिकॉर्डर। तो ये 3 घटक होते हैं किसी भी टेलीस्कोप के। इनका उपयोग 24/7 किया जाता है। अब हम बात करें स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जेक्टिव की, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में बनाई जा रही एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है। इसका निर्माण जो है दक्षिणी गोलार्ध में बनाया जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में आकाशगंगा का दृश्य सबसे स्पष्ट नजर आता है और रेडियो प्रतिरोध न्यूनतम रहता है। SKA के निर्माण में भाग लेने वाले देश हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। मतलब बहुत सारे देशों का ये क्या है, संयुक्त मिशन है, संयुक्त परियोजना है। दक्षिण अफ्रीका के बाद कनाडा, चीन, फ्रांस और भारत, इटली, जर्मनी। तो दोस्तों यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इटली, जर्मनी इसके क्या है, हिस्सा है। इसका जो उद्देश्य है वो है ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदलने और वैश्विक सहयोग और नवाचार के माध्यम से समाज को लाभ पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक रेडियो दूरबीन का निर्माण और संचालन करना। ठीक है, ये 2 चरण है, SKA1 जिसे SKA और SKA2। इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम जोड्रेल बैंक वेधशाला के अंदर इसका रखा गया है। मुख्यालय कहाँ है इसका? यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के अंदर। भारत में इसकी क्या भूमिका है? भारत की क्या भूमिका है इसके अंदर? तो भारत जो है NCRA और कुछ अन्य संस्थाओं के माध्यम से 1990 के दशक में इसकी स्थापना के बाद से SKAO की विकास में शामिल हो रहा है। SKA में भारत का मुख्य योगदान टेलीस्कोप मैनेजमेंट एलिमेंट, न्यूरल नेटवर्क और सॉफ्टवेयर के विकास संचालन में है। इसकी जो सदस्यता है तो देशों को औपचारिक रूप से सदस्य बनने के लिए SKO कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करना होगा और उनका अनुमोदन करना होगा। इसका जो है सदस्य बना जा सकता है। आगे देखो, भारत संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स रॉकेट का उपयोग करेगा। पहली बार स्पेस एक्स की सेवाओं का उपयोग करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस वर्ष के मध्य में निजी अंतरिक्ष एजेंसी के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अपनी भारी संचार उपग्रह GSAT-20 को कक्षा में स्थापित करेगा। कहने का मतलब यह है कि भारत पहली बार निजी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है स्पेस एक्स,
उसका जो एक रॉकेट है फॉल्कन 9 जो रॉकेट है उसको लॉन्च करेगा। उसको लॉन्च करके एक हमारा उपग्रह सैटेलाइट GSAT-20 को जो है कक्षा में ऑर्बिट में स्थापित करेगा। मतलब स्पेस एक्स के माध्यम से जो है GSAT को लॉन्च करेगा और उस रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9। स्पेस एक्स की जो सेवाओं का उसका उपयोग के हम बात कर लेते हैं। इसरो के प्रक्षेपण यान, पहली बात हम बात कर लें कि इस रॉकेट को इसरो द्वारा क्यों नहीं भेजा जा रहा है, स्पेस एक्स का सहायता क्यों ली जा रही है। तो दोस्तों देखो, इसरो के प्रक्षेपण यान की अक्षमता, ये जो GSAT-20 रॉकेट है जो दूर संचार प्रदाताओं को बहुत तेजी गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम बना सकता है। इसका जो वजन है वो है 4700 किलोग्राम, जो कि इसरो की सबसे शक्तिशाली रॉकेट LBM-3 की प्रशिक्षण क्षमता से बहुत ज़्यादा भारी है। मतलब जो स्पेस एक्स का यूज इसलिए किया जा रहा है, फाल्कन 9 रॉकेट जो उनका ये है, वो जो हमारे भारत ने GSAT-20 बनाया है उसका वजन बहुत ज़्यादा भारी है। उसका वजन है 4700 किलोग्राम। और भारत के पास जो शक्तिशाली रॉकेट है वो है LBM-3। तो LBM जो 3 है वो 4700 किलो रॉकेट जो पेलोड है GSAT-20 उसको ले जाने में अक्षम है। इसलिए स्पेस एक्स का जो है फाल्कन 9 रॉकेट इसका उपयोग किया जाएगा। यूरोपीय प्रक्षेपण यान की सेवानिवृत्ति, भारतीय उपग्रह के लिए 4000 किलोग्राम से कम के जो है पेलोड या हम बात करें उपग्रह भेजे जाते थे। तो भारतीय यूरोपीय प्रक्षेपण प्रदाता एरियन स्पेस ने भारी प्रक्षेपण यान एरियन 5 पर निर्भर है, लेकिन ये जुलाई 2023 में क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया। अब इसके उत्तराधिकारी एरियन 6 अभी लॉन्च नहीं किया गया है। मतलब भारत को जो 4000 किलोग्राम से अधिक के जो है ये प्रक्षेपण करने होते थे, तो उसके लिए जो है एरियन 5 इसका यूज किया जाता था, लेकिन अभी वो क्या हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर्ड हो गया है। और एरियन 6 जो है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए स्पेस एक्स की हमें शरण लेनी पड़ी। फाल्कन 9 की हम बात करें तो फाल्कन 9 की हम बात करते हैं तो दोस्तों फाल्कन 9 ये जो है एक पुनः प्रयोज्य रॉकेट है जो कि 8300 किलोग्राम से दोगुना वजन जियो सिंक्रोसिस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक ले जा सकता है। मतलब ये रीयूजेबल फाल्कन 9 रॉकेट है जो कि 8300 किलोग्राम 8300 किलोग्राम तक है ना, तो वो ले जा सकता है, वेट वजन ले जा सकता है। भारतीय उपग्रह उड़ान न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो की वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है, इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है, निजी क्षेत्र की शाखा है, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, जो कि पिछले साल स्पेस एक्स के साथ एक प्रशिक्षण समझौता किया है। तो उसके माध्यम से जो ये लेके जाया जा रहा है। GSAT-20 की हम बात कर लें, अब जब चर्चा कर ही रहे हैं, तो ये क्या है, उच्च थ्रूपुट KA बैंड उपग्रह है जो कि उच्च गति ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में बढ़ती हुई ब्रॉडबैंड संचार की आवश्यकताओं को पूरा करना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह तक पूरे भारत में व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए इंटरनेट की जो है सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, हर जगह पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। प्रभावशाली STS हाई थ्रूपुट सैटेलाइट क्षमता इसकी जो है 48 गीगाबाइट पर सेकंड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। GSAT बता दिया मैंने, फॉल्कन बता दिया, आपको स्पेस एक्स बता दिया। न्यू स्पेस की भी हम बात करें तो इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। इसकी जो पूंजी है 100 करोड़ रुपए से अधिकृत है और शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपए से प्रारंभिक हो चुकी है। तो इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में उद्योगों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योगों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है अंतरिक्ष विभाग DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाला उपक्रम है। ये क्या है, CPSE, सरकारी स्वामित्व वाला उपक्रम। इसरो ने अंतरिक्ष अभियानों को सशक्त बनाने के लिए ईंधन सेल का परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक एक ईंधन सेल लॉन्च किया है जो कि बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करता है। उपोत्पादक में हम जो है रूप में ऊष्मा और जल छोड़ता है। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के चौथे चरण में अंतरिक्ष में भेजे गए ईंधन सेल ने छोटी अवधि के परीक्षण के दौरान 180 वाट बिजली की उत्पन्न की है।
तो ये पढ़ लेना आप, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें ये केवल ध्यान रखना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। IFA C-130 भारतीय वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान ने गरुड़ विशेष बलों की एक टीम के साथ पाकिस्तान सीमा में लगी नियंत्रण रेखा के करीब कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर रात में लैंडिंग करी है। तो ये C-130 सुपर हरक्यूलिस क्या है? ये एक 4 इंजन वाला, ये रहा 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। यह C-130 हरक्यूलिस का नवीनतम उत्पादन का क्या है? संरक्षण है। 130J सुपर हरक्यूलिस 130J, जो कि 130 का ही क्या है? अपडेटेड वर्जन है। इसकी जो पहली उड़ान है C-130J सुपर हरक्यूलिस ने 1996 में पहली उड़ान भरी थी, और इसका जो उपयोग है वो है भारत अमेरिकी वायुसेना का प्रमुख सामरिक कार्गो और सैन्य परिवहन विमान था। ठीक है। इसकी जो पेलोड क्षमता है वो है 19 टन। इसमें 4 इंजन है ना। इसकी जो रेंज है वो 6852 किलोमीटर है। इसकी जो गति है वो 644 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो क्षमता यह है कि बिना रनवे से छोटी उड़ान भरना और उतरना। बिना रनवे की आवश्यकता नहीं, प्रॉपर रनवे की आवश्यकता है इसके लिए नहीं है। नैनो प्लास्टिक की हम बात करें, जो कि एक आजकल जो है काफ़ी जो चर्चा में रहता है, चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि ये कैंसर कारक है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं के अनुसार एक कण में 1,10,000 और 4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े प्रति लीटर के बीच में हैं। एक कण में प्लास्टिक के टुकड़े कितने हैं? 1,10,000 से लेकर 4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े हैं एक प्रति लीटर के बीच में, जिसका औसत लगभग है 2,40,000। ठीक है। कुछ अध्ययन में और नवविकसित लेजर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जो छोटे छोटे टुकड़ों का भी पता लगा सकती है। इसमें बोतलबंद पानी में पता लगाने योग्य प्लास्टिक कणों की संख्या 10 से अधिक और कुछ मामलों में 100 से 100 गुना तक बढ़ गई है। नैनो प्लास्टिक की हम बात करें तो छोटे प्लास्टिक कण जिनका आकार नैनो स्केल का होता है, आमतौर पर उनका आकार 100 नैनोमीटर से कम होता है। इसका जो निर्माण है बड़ी प्लास्टिक वस्तु के विखंडन से जो है नैनो प्लास्टिक बनते हैं। मतलब बड़ी चीजों के टूटने से, बड़ी चीज जैसे ये बड़ी प्लास्टिक है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो बिल्कुल जो बारीक होता है वो नैनो प्लास्टिक कहलाता है। नैनो प्लास्टिक के जो स्रोत हैं वो है एक तो विभाजन। बड़े प्लास्टिक के सामान जैसे बोतल, बैग आदि घर्षण जैसी भौतिक शक्तियों के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकते हैं। रासायनिक प्रक्रिया की हम बात करें तो सूर्य के प्रकाश और प्रतिक्रियाशील रसायनों जैसे पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आने से रासायनिक क्षरण हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप नैनो प्लास्टिक कणों का निर्माण होता है। कृत्रिम नैनो प्लास्टिक की हम बात करें तो औद्योगिक प्रक्रिया जैसे कुछ उद्योग जानबूझकर जो है नैनो प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं। इन जो अनुप्रयोगों में सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और अन्य उपभोक्ता उत्पाद शामिल होते हैं। उपयोग और इसका निपटान की हम बात करें तो कृत्रिम नैनो प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग और इसका निपटान चरणों के दौरान वातावरण में प्रवेश कर सकते हैं। और ये जो है केंद्र सरकार सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अभियान शुरू करेगी, ये एक अलग चीज है, लेकिन नैनो प्लास्टिक से भी कैंसर होता है। तो नैनो प्लास्टिक आपको पता चल गया होगा कि कृत्रिम नैनो प्लास्टिक भी होती है जो जानबूझ के बनाए जाते हैं, है ना। और एक जो है हम बात करें रासायनिक प्रक्रिया होती है, और रासायनिक जो प्रक्रिया होती है माइक्रोप्लास्टिक के विखंडन से, रासायनिक प्रक्रिया से। ठीक है। ये जो है क्या होती है? नैनो प्लास्टिक होती है। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अभियान की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने जो है ये शुरू करने का फैसला लिया है। सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करने के लिए सरकार ने साल की दूसरी तिमाही में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू करने की बात करी है। अगले 3 साल में सरकार के कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में 9 से 14 वर्ष की उम्र की लड़कियों को 3 चरणों में मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन कैंसर कैसे बचाती है? वैक्सीन कैंसर को कैसे बचाती है? तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से
जो है कैंसर से वैक्सीन बचाती है। बहुआयामी अनुप्रयोग की हम बात करें तो वे 4 सबसे सामान्य प्रकार के HPV 16, 18 और 6 और 11 के प्रवेश को रोकते हैं, जिससे जननांगीय मस्सा में संक्रमण और अंततः कैंसर को रोका जा सकता है। HPV टीकों का प्रभाव की हम बात करें तो 14 HPV प्रकार की पहचान कैंसर जन्य के रूप में की गई है, जिनमें से 16 और 18 को सबसे अधिक कैंसर जन्य माना है, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के लगभग 70% मामलों जो है 16 और 18 से बनते हैं। HPV जो सर्वाइकल कैंसर है उसका प्रकार है 16 और 18। ठीक है, तो 16 और 18 बहुत ही ज़्यादा जो है जानलेवा है, जो है क्या है, गंभीर मामले हैं। ये क्या करता है, लड़कियों का सार्वभौमिक टीकाकरण भी लड़कों में संक्रमण से संचरण को कम करता है और उन्हें कैंसर से बचाता है। टीकाकरण किशोरियों को यौन रूप से सक्रिय होने से पहले लगाने की जरूरत है, क्योंकि टीका केवल वायरस के प्रवेश को रोक सकता है। प्रभावकारिता की हम बात करें तो HPV एक बहुत सामान्य संक्रमण है, जो कि 90% यौन रूप से सक्रिय महिलाओं में यह पहले से ही मौजूद होता है। इसके अलावा किशोरावस्था में वैक्सीन और रेस्पॉन्स भी बेहतर होता है। यही कारण है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के बूस्टर की आवश्यकता होती है, जिन्हें टीका लगाया जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और गंभीर समस्या है, और इस समस्याओं के निपटान के लिए केंद्र सरकार ने जो है HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ जो है टीकाकरण शुरू करने की घोषणा करी है, और ये 9 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनको लगाया जाएगा। पुरुषों के टीकाकरण की हम बात करें, हालांकि नियोजित सरकारी अभियानों में शामिल नहीं है, लेकिन टीकाकरण किशोर और लड़कों को भी दिया जा सकता है, और पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों के लिए भी इसकी सिफारिश की जाती है। मतलब जो समलैंगिक जो संबंध होते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है। तो सर्वाइकल कैंसर दोनों को हो सकता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने ये घोषणा करी है। अब है बब्बल बेबी सिंड्रोम की हम बात करें तो चिकित्सीय भाषा में इसे गंभीर संयुक्त इम्यूनोडिफेंसेसी के रूप में जाना जाता है, और यह एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में जीवन घातक समस्या का कारण बनता है। यह एक प्रकार की प्राथमिक प्रतिरक्षा विकार है। इस स्थिति में सामान्य वातावरण में रहना और उस बच्चे के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, तो बब्बल बेबी सिंड्रोम की हमने बात कर ली, सर्वाइकल कैंसर की बात कर ली, और हमने जो है आज के करंट अफेयर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर ली। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आने वाली क्लास में हम देखेंगे जो चर्चित स्थान और स्थल हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद जो है हमारा जनवरी का करंट अफेयर हो जाएगा कंप्लीट, फरवरी का करंट अफेयर हो जाएगा उसके बाद में। और मैं जो है आप लोगों के लिए एक चीज़ और करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए राजस्थान जो सूजस है, जहाँ से हमारे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड हो या अन्य कोई क्वेश्चन हो, तो राजस्थान सूजस है उसको मैं शुरू कर दूं। तो ये मैं अभी सोच रहा हूँ, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो मैं बिल्कुल शुरू कर दूंगा इसको, 2 से 4 दिन में कर दूंगा। लेकिन आपको उसके लिए मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा, कम से कम मुझे आप बताएं कि सूजस आपको राजस्थान की पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। क्योंकि देखो सूजस, ठीक है, सूजस के बाद हो गया हमारा जो करंट अफेयर, तो ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम का जो स्तर है उस लेवल पर जो पहुंच चुका है कि राजस्थान की सूजस भी हमें पढ़नी है, राजस्थान का एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़नी ही पड़ेगी। राजस्थान सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं होती है, जो भी विवरण होता है, वो राजस्थान सूजस के अंदर दिया हुआ होता है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन सीधा सूजस से भी आते हैं, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन सीधा यहाँ से भी आते हैं। करंट अफेयर अगर पढ़ रहे हो तो सूजस का लगभग आप जो है 40% पार्ट कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन आपको अगर 100% सूजस कवर करनी है तो सूजस भी करनी है, करंट अफेयर भी देखना है, सारी चीज़ें करनी है। तो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर हमें चलना होगा। तो ये मंथली वाइज सूजस होती है, आपको पता है। तो हम जो इस तरह से करेंगे कि हमारा करंट अफेयर के साथ साथ सूजस भी कंप्लीट हो जाए, ये मैंने अभी सोचा है। अगर आप चाहेंगे तो कराएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं कराएंगे, कोई इशू नहीं है। आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और स्टेटस लगा लो एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप पे, लोगों को शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, जहाँ पे भी आपको शेयर करना है शेयर कर दो, ताकि और बच्चे जुड़ें, मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।